आज हम राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के इंजन रूम में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास के ढाका क्लासेस के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम का एक तरह से इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट बहुत डिटेल्ड है। ये सिर्फ पदों के नाम नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है और दूसरे पुर्जों से कैसे जुड़ता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस स्टील फ्रेम का पूरा एक्सरे करना है। हम संभागीय आयुक्त से शुरू करके गांव के पटवारी तक जाएंगे और समझेंगे कि ये विशाल मशीनरी असल में चलती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं जो दिखाती है कि ये पूरी व्यवस्था कागज पर दिखती कैसी है। ठीक है। हमारे सामने जो चार्ट है वो इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का एक नक्शा है। सबसे ऊपर है संभागीय आयुक्त, फिर उनके नीचे कई जिलों के कलेक्टर। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इस पूरे नक्शे का केंद्र बिंदु जिला कलेक्टर ही है। सब कुछ उसी पद के चारों ओर घूम रहा है। ये अवलोकन बिल्कुल सटीक है। कागज पर भले ही संभागीय आयुक्त सबसे ऊपर हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो जिला कलेक्टर ही है। अच्छा। संभाग एक निगरानी और समन्वय की इकाई है, लेकिन जमीन पर असली काम, असली एक्शन वो जिले के स्तर पर ही होता है और उसकी धुरी कलेक्टर ही है। और कलेक्टर के नीचे ये 4 अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है। ये विभाजन क्यों जरूरी है? क्या एक ही धारा में सब कुछ नहीं चल सकता? देखिए, ये विभाजन काम को विशेषज्ञता देने के लिए है। सोचिए, पहली और सबसे पुरानी शाखा है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। हाँ, ये इस पूरे ढांचे की नींव है, क्योंकि सरकारें हमेशा से जमीन और उससे जुड़े टैक्स पर ही चलती आई हैं। इसमें एडिशनल कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की पूरी फौज है। और इसके समानांतर पैरेलल चल रही है पुलिस प्रशासन की शाखा। बिल्कुल। यानी पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कानून और व्यवस्था के बिना कोई भी प्रशासन काम नहीं कर सकता। इसे संभालते हैं एसपी यानी पुलिस अध्यक्ष, और उनके नीचे थानेदार से लेकर कांस्टेबल तक की पूरी टीम होती है। फिर तीसरी शाखा है विकास प्रशासन, जो आजादी के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण हुई। अच्छा। इसका काम है योजनाओं को लागू करना, स्कूल, अस्पताल बनवाना। और चौथी एक छोटी लेकिन जरूरी शाखा है जेल प्रशासन की। तो ये एक बहुत ही तार्किक और सोचा समझा विभाजन है। हाँ, बिल्कुल। ये समझ में आता है। तो चलिए इस पिरामिड में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं संभागीय आयुक्त से, जो राज्य की राजधानी और जिले के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ठीक है। संभागीय आयुक्त, ये पद सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जमीन पर इसका काम उतना दिखाई नहीं देता जितना कलेक्टर का। तो इस पद का इतिहास क्या है और इसे बनाया ही क्यों गया था? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इस पद का होना और ना होना दोनों ही राजस्थान ने देखा है। इसे 1829 में विलियम बेंटिंग ने बनाया था। अच्छा, 1829 में? हाँ, मकसद साफ था, कलेक्टरों के ऊपर एक अनुभवी अधिकारी रखना जो उनके काम पर नजर रख सके और ये सुनिश्चित कर सके कि राजस्व वसूली ठीक से हो रही है। अंग्रेजों के लिए लगान ही सब कुछ था। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, राजस्थान में इस पद को हटा भी दिया गया था। हाँ, और यही इसकी कहानी को दिलचस्प बनाता है। आजादी के बाद राजस्थान में 5 संभाग थे। हाँ। लेकिन 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को लगा कि ये अंग्रेजों के जमाने की एक फालतू पोस्ट है जो सिर्फ फाइलों को धीमा करती है। तो उन्होंने इसे खत्म कर दिया। हाँ, उन्होंने इसे खत्म कर दिया। ये एक बड़ा प्रशासनिक प्रयोग था उस समय का। तो फिर उन 25 सालों में क्या हुआ? क्या जिलों में काम बेहतर हो गया या अराजकता फैल गई? इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, अराजकता तो नहीं फैली, लेकिन एक कमी महसूस होने लगी। जिले अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां बन गए और उनके बीच तालमेल वो कम हो गया। अच्छा। सरकार के लिए भी हर एक कलेक्टर से सीधे संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। इसी कमी को महसूस करते हुए 25 साल बाद 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इस पद को वापस बहाल किया। उन्हें समझ आया कि जिलों के ऊपर एक सीनियर गाइड, एक मेंटर की जरूरत है। हाँ, एक मेंटर की जो समन्वय कर सकें। और तब से यह व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। पहले अजमेर, फिर भरतपुर और अब 2023 में 3 नए संभाग, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। हाँ, अब कुल 10 संभाग हो गए। तो इनका मुख्य काम क्या है? क्या ये सिर्फ मीटिंग लेते हैं और निरीक्षण करते? देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इनका काम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इनकी नियुक्ति वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से होती है, जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव होता है। इनके काम को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जैसा आपने कहा, समन्वय और पर्यवेक्षण।
ये सुनिश्चित करना कि सभी जिले सरकारी नीतियों पर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। और दूसरा काम शायद राजस्व और न्याय से जुड़ा है। हाँ, इनके पास राजस्व अपील सुनने की शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर के भूमि संबंधी फैसले से नाखुश है तो वो संभागीय आयुक्त के पास अपील कर सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का चेक इन बैलेंस है। बिल्कुल, ताकि कलेक्टर निरंकुश ना हो जाएं। ये दिलचस्प है। लेकिन नोट्स में इनके कुछ विशेष कार्यों का भी जिक्र है, जैसे इंदिरा गांधी नहर या जनजातीय विकास। ये क्या है? और यहीं पर इस पद का असली महत्व समझ में आता है। क्या है कि कुछ विकास योजनाएं एक जिले से बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर संभाग के कई जिलों से होकर गुजरता है। सही बात है। अब अगर जैसलमेर और बीकानेर के कलेक्टरों में पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? संभागीय आयुक्त। हाँ, इसी तरह उदयपुर संभाग में जनजातीय विकास एक बड़ी प्राथमिकता है, तो वहां के आयुक्त यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी जिले इस पर मिलकर काम करें। तो यह पद एक क्षेत्रीय योजनाकार की भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो संभाग से उतरकर अब हम जिले पर आते हैं। जिले की धुरी यानी जिला कलेक्टर। हाँ। इन नोट्स में रैमसे मैकडॉनल्ड का एक शानदार उदाहरण है कि कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है। ये बात आज भी कितनी सच है? ये आज भी उतनी ही सच है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था और तब से ये भारतीय प्रशासन की रीढ़ बना हुआ है। कलेक्टर सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि जिले में सरकार का चेहरा, हाथ और दिमाग सब कुछ होता है। नोट्स में इनके कामों की एक लंबी लिस्ट है। जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन, राजस्व वसूली। ये तो शक्तियों का एक महासागर लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब एक तरफ सरकार का दबाव होता है और दूसरी तरफ जनता का प्रदर्शन, तो अब एक कलेक्टर असल में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कलेक्टर की असली परीक्षा इसी संतुलन को साधने में होती है। हम उनके कामों को 4 अलग-अलग किरदारों में देख सकते हैं जो वो जरूरत के हिसाब से निभाते हैं। 4 किरदार? हाँ। पहला किरदार है मुख्य प्रशासक का। इस रोल में वो चुनाव करवाते हैं, जनगणना की देखरेख करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों तक राशन पानी जैसी जरूरी चीजें पहुंचें। ठीक है। और दूसरा और शायद सबसे पुराना किरदार है जिले के खजांची का। हाँ, राजस्व कलेक्टर के रूप में उनका काम भू राजस्व से लेकर सिंचाई और कृषि कर वसूलना है। जिले का पूरा खजाना यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी उन्हीं के नियंत्रण में होता है। अच्छा। जमीन का अधिग्रहण करना हो या मुआवजा देना हो, सब कुछ उनकी निगरानी में होता है। और फिर आता है उनका सबसे शक्तिशाली रूप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। हाँ, दंड नायक का। बिल्कुल, दंड नायक के रूप में उनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जिले की पुलिस सीधे तौर पर एसपी के अधीन होती है, लेकिन पुलिस को क्या करना है इसका निर्देश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देते हैं। मतलब एसपी उन्हें रिपोर्ट करते हैं। एक तरह से अगर कहीं दंगे की आशंका हो तो सीआरपीसी की धारा 144 लगाकर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने की शक्ति कलेक्टर के पास ही होती है। और चौथा किरदार जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वो है विकास का। सही कहा। जिला विकास अधिकारी के रूप में वे सभी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे मनरेगा का काम हो या स्वच्छ भारत मिशन, उसे जमीन पर सफल बनाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की ही है। और आपदा के समय भी? हाँ, बाढ़ या सूखे में वो जिले के आपदा प्रबंधन के मुखिया भी होते हैं। तो एक ही व्यक्ति को ये 4 अलग-अलग टोपियां पहननी पड़ती हैं और अक्सर एक ही दिन में। कलेक्टर का काम वाकई बहुत बड़ा है। जाहिर है वो अकेले ये सब नहीं कर सकते। तो जमीन पर उनकी आंखें और कान कौन हैं? यहीं पर शायद उपखंड अधिकारी या एसटीओ की भूमिका आती है। एकदम सही। जिला एक बड़ी इकाई है। कलेक्टर हर तहसील, हर गांव तक खुद नहीं पहुंच सकते। यहीं पर उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ की भूमिका शुरू होती है। वे उपखंड के स्तर पर मिनी कलेक्टर की तरह काम करते हैं। मिनी कलेक्टर? हाँ, मान लीजिए किसी उपखंड में 2 गांवों के बीच कोई बड़ा जमीनी विवाद हो गया है, तो क्या कलेक्टर सीधे दखल देंगे? नहीं, वो पहले रिपोर्ट मंगवाएंगे। वो पहले अपने एसडीओ से ही गोपनीय रिपोर्ट मंगाएंगे कि असल में वहां चल क्या रहा है। एसडीओ ही जमीनी हकीकत की पहली और सबसे भरोसेमंद जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। और ये अधिकारी बनते कैसे हैं? क्या ये भी आईएएस होते हैं? नहीं, ये राज्य प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस परीक्षा से चुनकर आते हैं या फिर अनुभवी तहसीलदार प्रमोट होकर इस पद पर पहुंचते हैं। जैसा कि नोट्स में बताया गया है, 2023 के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 428 उपखंड हैं। मतलब 428 एसडीओ जमीन पर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो एसडीओ के काम भी कलेक्टर की तरह ही बटे हुए हैं। हाँ, छोटे पैमाने पर बिल्कुल वैसे ही।
भू राजस्व अधिकारी के तौर पर वे जमीन के नक्शे और रिकॉर्ड बनवाते हैं। उपखंड दंडनायक के रूप में वे अपने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर धारा 144 भी लगा सकते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वे आम लोगों की शिकायतें सुनते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि बीपीएल परिवारों को उनका हक मिले। तो एसडीओ पूरे उपखंड को संभालते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो हर तहसील में खुद मौजूद नहीं रह सकते। यहीं पर तहसीलदार की भूमिका शुरू होती है ना? बिल्कुल। तहसीलदार का पद राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। इनकी नियुक्ति का तरीका भी दिलचस्प है। 66% सीधी भर्ती और 34% प्रमोशन से। हाँ, और ये एक दिलचस्प मिश्रण है। एक तरफ सीधी भर्ती से आए युवा अधिकारी जिनमें नया जोश और नई तकनीक की समझ है, और दूसरी तरफ प्रमोशन से आए अनुभवी लोग जो जमीन की हकीकत को रग रग से जानते हैं। सही कहा। और इनके पास तो कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। हाँ, तहसीलदार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होता है। छोटे मोटे झगड़ों में शांति भंग करने के लिए वे 6 महीने तक की सजा और 200 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा वे उपपंजीयक के तौर पर जमीन की खरीद फरोख्त का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। तो तहसील में जमीन से जुड़ा लगभग हर काम तहसीलदार से होकर ही गुजरता है। और इस पूरी राजस्व श्रृंखला की सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पटवारी। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, महत्वपूर्ण कड़ी। पटवारी को प्रशासन की नींव कहना गलत नहीं होगा। गांव में सरकार का पहला और सबसे सीधा प्रतिनिधि पटवारी ही होता है। गांव में तो कहते हैं कि पटवारी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। हाँ, आज भी कहा जाता है। ये दिखाता है कि कागज पर भले ही ये सबसे छोटा अधिकारी हो, लेकिन जमीनी हकीकत में उसके कलम में बहुत ताकत है। फसल की रिपोर्ट बनाने से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने तक हर काम पटवारी से ही शुरू होता है। अभी तक हमने राजस्व और सामान्य प्रशासन की बात की, जो इस ढांचे का एक पहलू है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका दूसरा मजबूत पाया है पुलिस प्रशासन। हाँ, इसमें जिले का मुखिया पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होता है। हाँ, ये एक समानांतर चलने वाला सिस्टम है। एसपी, जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का अधिकारी होता है, वो जिले की पुलिस फोर्स का कमांडर होता है। ये व्यवस्था 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है, जो आज भी लागू है। तो कलेक्टर और एसपी के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बनता है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है? ये शक्तिशाली होने की दौड़ नहीं, बल्कि साझेदारी है। इसे ऐसे समझिए, कलेक्टर जिले का दिमाग है और एसपी उसकी भुजाएं। अच्छा। कानून व्यवस्था के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का है, लेकिन उस निर्णय को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी और विशेषज्ञता एसपी और उनकी फोर्स की है। मतलब धारा 144 कलेक्टर लगाते हैं, लेकिन उसे जमीन पर कौन सुनिश्चित करेगा? एसपी की टीम। दोनों के बीच अच्छा तालमेल जिले की शांति के लिए बहुत जरूरी है। और बड़े शहरों के लिए तो एक अलग व्यवस्था भी है, जिसका जिक्र इन नोट्स में है, कमिश्नरेट प्रणाली। ये सामान्य जिला पुलिस से कैसे अलग है? ये शहरी पुलिसिंग का एक आधुनिक मॉडल है, जो 1 जनवरी 2011 को जयपुर और जोधपुर में शुरू हुआ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जयपुर जैसे महानगर की कानून व्यवस्था की चुनौतियां किसी छोटे ग्रामीण जिले की चुनौतियों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ संगठित अपराध, बड़े प्रदर्शन और ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं। तो इसमें अलग क्या है? क्या इससे कलेक्टर की शक्तियां कम हो जाती हैं? हाँ, कुछ हद तक। इस व्यवस्था में दंडनायक की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां कलेक्टर से लेकर पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। जैसे शहर में कर्फ्यू या धारा 144 लगाने का फैसला पुलिस कमिश्नर खुद ले सकता है। शस्त्र लाइसेंस जारी करना, होटलों को लाइसेंस देना, ये सब पुलिस के हाथ में आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्या इससे टकराव नहीं होता? इसका मुख्य उद्देश्य है त्वरित निर्णय लेना। मान लीजिए शहर में अचानक कोई बड़ी घटना हो जाती है। सामान्य व्यवस्था में एसपी पहले कलेक्टर से अनुमति लेंगे, फिर एक्शन होगा। जिसमें समय लग सकता है। कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर तुरंत फैसला ले सकते हैं। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ता है, उनकी जवाबदेही तय होती है और कलेक्टर विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। ये शक्तियों का टकराव नहीं, बल्कि काम का बंटवारा है। तो आज हमने देखा कि कैसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एक बहुस्तरीय और जटिल मशीन की तरह है। संभागीय आयुक्त बिग पिक्चर देखते हैं, तो कलेक्टर जिले के हर पहलू को संभालते हैं। और उनके नीचे एसडीओ, तहसीलदार और पटवारी की टीम नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाती है। और इस पूरी मशीनरी को सुरक्षित रखने और चलाने के लिए पुलिस का समानांतर ढांचा काम करता है। ये वाकई एक स्टील फ्रेम है, जिसे दशकों के अनुभव से तैयार किया गया है, ताकि शासन व्यवस्था जमीन के हर कोने तक पहुंच सके। बिल्कुल।
इन नोट्स ने हमें संरचना के हर पुर्जे की कार्यप्रणाली को बहुत बारीकी से समझाला है। ये सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। हमने इस ढांचे का ब्लूप्रिंट तो देख लिया, लेकिन असल सवाल ये है, जब इस स्टील फ्रेम पर भ्रष्टाचार